हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे अच्छे से। खैर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो यहाँ हमने केमिकल काइनेटिक्स शुरू किया हुआ था। कल हमने केमिकल काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ये सब पढ़ा और इसके साथ साथ इंटीग्रेटेड रेट लॉ और एनालिटिक्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ा था। खैर इसके बाद हम जानेंगे कि भाई हम एक समराइज किया है, मैंने आप लोगों के लिए एक स्लाइड ऐसे क्रिएट की है जिसके अंदर सारी समरी है जिन जिन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए या जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो बिना टाइम पास किए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो हमने एक टेबल बनाई। इस टेबल के अंदर देखो सबसे पहले रेट ला। अब रेट ला फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन जो रेट ला हम लिखते हैं वो रेट विल बी इक्वल्स टू के लिखते हैं। रीजन क्या है? देखो हम लिखते हैं रेट विल बी इक्वल्स टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रेज टू पावर जीरो। अब यहाँ जिसकी पावर जीरो होती है उसका बेस 1 के बराबर आ जाता है। तो रेट विल बी इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। For first order reaction, the rate of law is written as rate इक्वल्स टू के इंटू ए रेज टू पावर 1। और 1 आप मेंशन करें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है, काम चल जाता है। देन नेक्स्ट हम बात करें कि सेकेंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन की बात करें तो हम लिखेंगे रेट विल बी इक्वल्स टू के इंटू ए रेज टू पावर 2। मतलब ए जो है यहाँ पे हमने एक्टिव मास ऑफ ए लिया है और हम कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिया है। इंटीग्रेटेड रेट ला फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड फॉर सेकंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। तो यहां हम बात करें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इट विल बी इक्वल्स टू 80 80। हम यहाँ 80 क्या है? कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी इंटू ए नोट। ए नोट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। ए नोट क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 80। यहाँ पे आप कह सकते हो कि 80 concentration of A left at time t। The next हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये होता है ln of AT will be equals to minus of KT plus ln of A नोट। इसे थोड़ा सा इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि ln of A नोट माइनस ln of AT विल बी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं KT के बराबर। आप इसे ऐसे भी लिखते हो। देखो अगर हम और थोड़ा एक्सप्रेस करें इसे तो k विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिख रहा हूं इसके लिए, तो k विल बी इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय t इंटू log ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t। यहां से आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी बता सकते हैं और टाइम की वैल्यू भी बता सकते हैं कि एक रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा और टाइम कितना में कंप्लीट होगी, ये बता सकते हो आप। देन नेक्स्ट आता है सेकंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हमने क्या किया है? इसका इंटीग्रेटेड रेट ला लिखा है। किस तरीके से होता है? 1/80 विल बी इक्वल्स टू KT प्लस 1/A नोट। कुछ इस तरीके का होता है। आप इसको इधर लेके आ सकते हैं तो ये हो जाएगा 1/80 माइनस 1/A नोट और इक्वल्स टू KT। देन नेक्स्ट जो आता है वो मैंने आपके लिए लिखा है कि प्लॉट नीडेड टू गिव स्ट्रेट लाइन। भाई ऐसे कौन से ग्राफ होंगे जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे देंगे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स जो बनेंगे। अब यहाँ पे देखो अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन लेते हो और 8 कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में अगर ग्राफ बनाते हो तो आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। सिमिलरली अगर ln ऑफ a और किसके बीच में, t के बीच में ग्राफ बनाते हो तो आपका ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। इसी तरीके से अगर 1 कंसंट्रेशन एट टाइम t मतलब 80 और टाइम के बीच में अगर ग्राफ बनाते हो आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। देन नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप ऑफ रेट कांस्टेंट टू द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्लोप के बीच में और इनके स्ट्रेट लाइन के बीच में क्या रिलेशन होता है? देखो अगर हम बात करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर तो स्लोप नेगेटिव होता है, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर भी स्लोप नेगेटिव होता है, लेकिन अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो यहां जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट आता है हाफ लाइफ, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। अब यहां कहता है कि भाई हाफ लाइफ पीरियड यहां कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हमारे पास है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ निकालना।
तो ये है A0/2 के जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ अगर आपको निकालना है तो आप लिख देंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय K मींस रेट कांस्टेंट। देन नेक्स्ट जो आता है ये आता है टी हाफ। कैसे कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का? तो फॉर्मूला है 0.693 डिवाइडेड बाय K, 0.693 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट। देन नेक्स्ट विल बी जो सेकंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है, यहां आप टी हाफ अगर निकालते हैं तो आता है 1/K इंटू ए नोट। ए नोट यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं ये टेबल आपको अच्छे से समझ आई होगी। आप इसे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं अगर साइड में हो जाऊं तो इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा, ताकि आपको यहां से आपको बहुत सारी हेल्प होगी। इस तरीके के जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उन्हें सोल्व करने में। फॉर्मूले आसान है यहाँ के। नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैंने आपको लिखा हुआ है नोटबुक के अंदर, नोट करें, इसे सोल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन किस तरीके का है? कंसिडर अ रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट्स। ये जो स्मॉल ए है, ये जो है स्मॉल ए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए है, गिव्स प्रोडक्ट। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपके पास में मिली हुई है 5 मोलर एंड के की वैल्यू भी आपके पास दी गई है 1.0 क्रॉस 10 टू द पावर -2। देन नेक्स्ट यहां कहते हैं अज्यूम द यूनिट्स आर अप्रोप्रिएट फॉर ईच केस, कैलकुलेट द ए आफ्टर 30 सेकेंड। 30 सेकेंड आपको टाइम मिल गया और आपको AT निकालना है। इट मीन कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम T निकालना है। देन नेक्स्ट हैव पास्ड अज्यूमिंग द रिएक्शन। अब देखो मैंने क्या किया कि इस क्वेश्चन के अंदर अलग अलग टाइप बनाए कि मानो कि अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मिली है और आपको K की वैल्यू मिली है, तो आपको तो AT निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो ये सारे तीनों क्वेश्चन इनकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन से आप कर सकते हैं। इनको प्रैक्टिस जरूर करें। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर ऐसा कुछ मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से, फिर देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मानकर भी आप इसे सोल्व करेंगे और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मानकर भी आप इसे सोल्व करेंगे। तो इनके जो आंसर्स आएंगे वो कुछ इस तरीके के आएंगे। यहां आप आंसर जरूर चेक कर लेना आपके। फर्स्ट अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन मानता हूं, अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन मानता हूं तो यहां ए की जो वैल्यू है वो आती है 4.7 मोलर। कितना आता है? 4.7 मोलर के बराबर आता है। सिमिलरली अगर आप इसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मानकर चलते हैं तो यही वैल्यू क्या आती है? 3.7 मोलर। मींस AT की जो वैल्यू आएगी, ए की जो वैल्यू 30 सेकेंड्स के बाद में जो आएगी, जीरो ऑर्डर के लिए 4.7 और फर्स्ट ऑर्डर के लिए 3.7 मोलर। देन नेक्स्ट जो है 2.0 मोलर। यहां अगर आप बात करते हैं किसकी? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की, तो ये जो AT की जो वैल्यू आती है या A की वैल्यू आती है कब? 30 सेकेंड्स के बाद में। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे है। जीरो ऑर्डर के लिए 4.7 और फर्स्ट ऑर्डर के लिए 3.7 एंड सेकेंड ऑर्डर के लिए 2.0 ऐसा होता है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट आता है रिएक्शन मैकेनिज्म। अब बच्चे यहां समझने की बात इतनी है कि रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं, आप उनको एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हो। सिमिलरली कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे भी होती हैं जो एक स्टेप में कंप्लीट ना होकर एक से ज्यादा स्टेप्स लेती हैं, तो उनको आप उन रिएक्शंस को आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हो। उन सभी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मानो कोई रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, उनका कॉम्बिनेशन करके ओवरऑल एक स्टेप बनता है, ओवरऑल एक रिएक्शन होती है जिसे नेट रिएक्शन कहा जाता है। तो इन सभी रिएक्शंस की स्टडी करना रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। कहते हैं मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकर्स बाय अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्री स्टेप्स। मतलब कहते हैं कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ऐसी होती है जो बहुत कुछ अलग अलग टाइप की एलिमेंट्री रिएक्शन से मिलकर बनी होती है। इन केमिकल रिएक्शंस के अंदर बीच में एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन भी होती है, वो थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, कुछ टाइम के लिए बनता है, फिर उसके बाद में डिकम्पोज हो जाता है। तो ये था रिएक्शन मैकेनिज्म। अब रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर अब कुछ ऐसा भी होता है कि भाई मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, कुछ इस तरीके का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, फिर ये वापस से डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट बनाता है। यहाँ जो है मतलब सारा का सारा एलिमेंट्री रिएक्शंस का खेल है कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं वो स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती हैं। अब और हर स्टेप जो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का है वो एलिमेंट्री होता है अपने आप में। अब कहते हैं कि एलिमेंट्री स्टेप्स
एलिमेंट्री स्टेप्स के अंदर क्या है कि कहते हैं कि पहला आता है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिनमें केवल और केवल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। उसके बाद में कहता है कि भाई बायमोलिकुलर रिएक्शन, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनमें दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं उनको सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। टर्म मोलिकुलर मतलब वहां पे 3 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे तो आप उनको थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस कहते हो। और थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस जो होती हैं वो रेयर होती हैं, बहुत कम पाई जाती हैं। द नेक्स्ट आता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और रेट कंट्रोलिंग स्टेप भी कहते हो आप इसे। इसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या रेट कंट्रोलिंग स्टेप, आप ध्यान रखना। रेट कंट्रोलिंग स्टेप रिएक्शन का वो स्लोवेस्ट स्टेप, किसी भी केमिकल रिएक्शन का वो स्लोवेस्ट स्टेप जिससे हम रेट ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं, उसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। तो हम यहां लिख दें कि द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और रेट कंट्रोलिंग स्टेप। द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कि भाई रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर कहते हैं कि आप रिएक्शन मैकेनिज्म की डेफिनेशन क्या लिखेंगे। वैसे डेफिनेशन का मतलब नहीं बनता, लेकिन फिर भी कि सभी एलिमेंट्री रिएक्शंस का जो सम है वो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन के अंदर इंक्लूड होता है। मतलब सभी को एक एक करके आप पढ़ते हो, एक एक स्टेप को आप देखते हो तो वो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन आता है। जैसे मान लो ये केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन में स्टेप नंबर फर्स्ट कुछ इस तरीके से N2O5 का डीकंपोजिशन दे रखा है। और सबसे पहले ये जो N2O5 है ये डिकम्पोज होता है NO2 प्लस NO3 में। फिर ये जो NO2 प्लस NO3 दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करके NO प्लस O2 प्लस NO2 बनाते हैं। उसके बाद NO3 फिर से रिएक्ट करता है NO के साथ में और ये बना लेता है 2NO2। तो ये ओवरऑल रिएक्शन तो क्या है? ओवरऑल रिएक्शन है 2N2O5 प्लस 4NO2 प्लस O2। लेकिन इसके कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है? 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट हो रही है। तो इसलिए हम ये कहें। और फिर दूसरी बात, अब यहाँ 3 स्टेप का मतलब ये नहीं इन सबकी मोलिकुलरिटी अलग है, इन सबका ऑर्डर अलग अलग है। हम रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखेंगे तो स्लोवेस्ट स्टेप से लिखेंगे। तो जो स्टेप नंबर सेकंड है ये क्या है? स्लोवेस्ट स्टेप है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप इसके लिए लिखना चाहोगे तो K इंटू concentration of NO2 raised to power 1 concentration of NO3 raised to power 1। इस तरीके से आप इस रिएक्शन के लिए रेट लिखते हैं। इसके बाद कहते हैं कि भाई ये प्रोसेस है, इस तरीके से आप रेट डिटरमाइन करेंगे तो स्लोवेस्ट स्टेप से रेट डिटरमिनेशन करते हैं। देखो आपके पास एक एग्जांपल दिया गया है। एग्जांपल क्या है कि ए और बी दो रिएक्टेंट है जो आपस में रिएक्शन करके डी बनाते हैं। मींस कि ऊपर वाले रिएक्शन में कह रखा है कि द रिएक्शन A + 2B gives C हैज फॉलोइंग प्रपोज्ड मैकेनिज्म। रिएक्शन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप जो है वो फास्टेस्ट स्टेप है या फास्ट स्टेप है, दूसरा स्लो स्टेप है। अगर स्लो स्टेप है तो इससे आपको रिएक्शन मैकेनिज्म बनाना है, या आप ये कहो कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, तो जनरली तो आप क्या लिखेंगे? A + 2B। और यहाँ पे मतलब मैंने लिखा हुआ है कि रेट विल बी इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर 2 आप यहां पे लिखकर चलेंगे। 2 यहां ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू B है। अब आता है कोलिजन मॉडल या कोलिजन थ्योरी आप बोल सकते हो। तो कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट करने वाले मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं। तो अब ये कहते हैं, ये कहा जाता है ऐसा अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। जितने भी कोलिजन होते हैं उनसे प्रोडक्ट बनता है, लेकिन नॉट ऑल द कोलिजन्स आर इफेक्टिव कोलिजन्स। कहते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर सारे के सारे कोलिजन से प्रोडक्ट बने ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ एक कोलिजन्स ऐसे होते हैं जिनको प्रोडक्ट बनाने में प्रेफरेंस देते हैं या प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको इफेक्टिव कोलिजन्स कहा जाता है। अब यहाँ मेन फैक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम है तो रिएक्शन जल्दी स्टार्ट हो जाएगी और प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगे। टेम्परेचर भी है, ठीक है, कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, तो प्रोडक्ट बनना भी ज्यादा चाहिए या जल्दी बनेगा। मोलिकुलर ओरिएंटेशंस यहाँ ये डिपेंड करता है भी कोलिजन्स के ऊपर, किस प्रकार से परफेक्ट कोलिजन होते हैं, मोलिक्यूल्स ओरिएंट करते हैं, ओरिएंटेशन उनके अंदर आता है तो प्रोडक्ट बना लेते हैं।
फिर आता है एक्टिवेशन एनर्जी की। एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, जिस एनर्जी के से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट करना शुरू कर दे। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट आता है कि भाई रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट बनाए तो क्या चीज जरूरी है, तो कहते हैं कि कोलिजन्स मस्ट इन्वॉल्व इनफ एनर्जी टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन, या एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कोलिजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है अर्हेनियस इक्वेशन। ये आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां क्या कहता है कि K विल बी इक्वल्स टू A इंटू ई रेज टू पावर माइनस ऑफ EART। यहां पे ए जो है वो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, पहले लिखा हुआ मैंने क्या क्या चीजें हैं। EA एक्टिवेशन एनर्जी है, और R जो है गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आप ले सकते हो 8.3145 जूल किलो पर किलो मोल। उसके बाद नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। उसके बाद टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर T है यहाँ पे, ये टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर भी हो सकता है या और भी हो सकता है, मतलब आपको दिया हुआ हो सकता है टेम्परेचर। इक्वेशन लिख रखी है लीनियर फ्रॉम। अब कहते हैं कि ln ऑफ k विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ, क्योंकि एक्सपोनेंशियल को अगर आप हटाते हैं तो दूसरे वाली साइड आप ln ले सकते हैं। इट मींस कि ln ऑफ k विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ EA अपॉन R मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन T प्लस ln ऑफ A। देन नेक्स्ट हम यहां पे, क्योंकि ये इक्वेशन यहां से ही निकलती है, आगे आता है कि भाई एक क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आप नोट कीजिए कि केमिस्ट कॉमनली यूज अ रूल ऑफ थंब एंड एन इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस 10 केल्विन इन ए टेम्परेचर डबल्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन नोट करें और इस क्वेश्चन को नोट कर कर आंसर जरूर चेक करें, आप सोल्व करने की कोशिश करें। आंसर देखिएगा क्या आता है। इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी आती है 53 किलो जूल के बराबर, आप ऐसा सोल्व करके जरूर देखें। नेक्स्ट आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में हिस्सेदारी लिए बिना, कैटलिस्ट ऐसा मतलब कि उसका कुछ नहीं होता, मतलब खुद पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रोडक्ट बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। ए सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप द रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इटसेल्फ। इसमें खुद में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है? क्योंकि ये रिएक्शन को एक नया रास्ता दिखाता है, एक नया पाथ फॉलो करवाता है, जिससे रिएक्शन जल्दी हो जाती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, फर्स्ट इज होमोजेनियस कैटलिस्ट एंड द सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट ऐसा होता है जो डिफरेंट फेज में होता है, रिएक्टेंट की सेम फिजिकल स्टेट में नहीं होता, आप उसे हेट्रोजीनियस कहते हो। होमोजीनियस कैटलिस्ट वो होता है जो सेम फेज के अंदर होता है, आप उसे होमोजीनियस कैटलिस्ट कहते हो। उसके बाद कुछ एंजाइम्स आते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो सेलेक्टिव या हम क्या स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है। ये था आपका केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर। आई थिंक ये थ्योरेटिकल आपको पूरा समझ में आया होगा। इसके बाद एक कंप्लीट क्लास इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये क्लास आपकी नेक्स्ट जो क्लास होगी वो इसी के ऊपर बेस्ड होगी। न्यूमेरिकल क्लास, न्यूमेरिकल सारे के सारे न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम में जिस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, लास्ट ईयर के कुछ न्यूमेरिकल्स हम उठा के लाएंगे, और वो क्लास जो होगी वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। तो यहाँ तक का थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कीजिए, और फिर इसके बाद हम करते हैं प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स की। देन नेक्स्ट डे हम करेंगे शुरुआत एक नए चैप्टर की। तो थैंक यू सो मच, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। इसी तरीके से साथ साथ पढ़ते रहें।